ब्लू ड्रैगन लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से समुद्र में उड़ती जा रही थी। माइकल ने उसे दुरुस्त कर लिया था और उन्हें रेवेंडो वाले जजीरे से चले हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। केबन की तलाश के बावजूद तनवीर को कोई ऐसी चीज़ ना मिली थी जिससे वो रेवेंडो के बाकी साथियों को कंट्रोल कर सकता। उसका ख्याल था कि अगर उसे कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर मिल जाता तो वो रेवेंडो की आवाज़ पूरे ट्रैक को हदायत दे देता कि लॉन्च को ना रोका जाए। लेकिन केबिन में सिवाय शराब की बोतल के और कोई चीज़ न मिली थी, इसलिए वो वापस आकर खामोशी से बैठ गया था। बॉस, आगे दूसरा जजीरा आने वाला है, यहाँ हमें रोका जाएगा, माइकल ने अचानक मुड़कर कहा। कैसे रोका जाएगा? तनवीर ने चौंक कर पूछा। लांचों के जरिए, और ये लोग किस तरह रोक सकते हैं? माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, एक तो ये केबिन मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है, मैं तो इसलिए खामोश हो गया था कि नरकल के जंगल से इसकी वजह से आसानी से गुजर जाएंगे, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये तो फोल्डिंग केबिन है, यार्की ने चौंक कर कहा। फोल्डिंग है? वो कैसे? तनवीर यार्की की बात सुनकर वाकई चौंक पड़ा और यार्की मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उसने इंजन के नीचे बने हुए एक खाने में हाथ डालकर किसी हैंडल को एक झटके से खींचा तो केबिन की दीवारें तेजी से नीचे धंसती गईं और उस पर मौजूद छत किसी संदूक के ढक्कन की तरह खुल गई थी। चंद लम्हों बाद छत भी दीवार की तरह अंदर गायब हो गई और अब लॉन्च बिल्कुल आम लॉन्च जैसी हो गई थी। वेरी गुड, ये अच्छा सिस्टम है, तनवीर ने इत्मीनान का एक लंबा सांस लेते हुए कहा। टार्जन पहुंचने तक हमें कितने जजीरों के करीब से गुजरना पड़ेगा? तनवीर ने पूछा। बॉस, यहाँ छोटे छोटे बेशुमार जजीरे बिखरे हुए हैं और ये सारे जजीरे रेवेंडो ग्रुप के कब्जे में हैं। ये तो इत्तेफाक है कि रेवेंडो ने हमसे मुलाकात सबसे पहले जजीरे में की और मारा गया, लेकिन जैसे ही उसकी मौत की इत्ला इन जजीरों पर मौजूद उसके ग्रुप को मिलेगी, ये लोग पागलों की तरह हम पर टूट पड़ेंगे। इस पूरे इलाके पर उनकी मुकम्मल हुकूमत है और इस ग्रुप का काम बिल्कुल बहरी डाकुओं जैसा है। ये यहाँ से निकलकर दूर खुले समुद्र में जाने वाले किसी भी तिजारती जहाज़ पर टूट पड़ते हैं और फिर जहाज़ में मौजूद औरतें इन जजीरों पर पहुँच जाती हैं। तमाम मर्द कत्ल कर दिए जाते हैं और जहाज़ का तमाम सामान भी ये उड़ते हैं। उसके साथ साथ इस बहरी जहाज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है। इस तरह इस जहाज़ का वजूद ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हुकूमत ने बड़ा ज़ोर लगाया है कि किसी तरह इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जाए, लेकिन ये लोग बेहद चालाक हैं। ये हेलीकॉप्टरों को नीचे से उड़ा देते हैं और अगर हुकूमत इन जजीरों की तरफ कोई लंबा रेड करे तो ये फ़ौरन इन जजीरों को खाली करके छुप जाते हैं और फिर मुनासिब वक्त पर सरकारी लांचों को नरगे में लेकर उनका खात्मा कर दिया जाता है। इसलिए हुकूमत एक लिहाज से उनके सामने बेबस हो चुकी है, माइकल ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। अभी लॉन्च ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि दूर से एक और जजीरा नज़र आने लगा और फिर जजीरे की तरफ से एक धमाका सुनाई दिया और उसके बाद 20-25 तेज़ रफ्तार लांचें जजीरे की तरफ से आती दिखाई दीं और वो बाकायदा जंगी अंदाज में फैलकर उनकी लांच की तरफ बढ़ने लगीं। फिर देखते ही देखते इन लांचों ने उन्हें घेर लिया और तनवीर ने देखा कि उनमें से 3 लांचों में बाकायदा मिसाइल लांचर नस्ब थे और उन पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े मिसाइल भी मौजूद थे। बाकी लांचों पर मुस्लिम अफराद थे, उन सब ने सुर्ख रंग के चुस्त लिबास पहन रखे थे। रुक जाओ वरना तुम्हारी लांच उड़ा दी जाएगी, एक लांच में खड़े लंबे तड़ंगे आदमी ने चीख कर कहा और उसके साथ ही चारों तरफ से उनकी लांच पर गोलियों का मी बरसने लगा, लेकिन ये गोलियां उनके सरों के ऊपर से गुजर रही थीं। माइकल ने बेख्तियार इंजन बंद कर दिया और साथ ही लांच को रोकने के लिए एक हैंडल खींच लिया। लांच की रफ्तार में यकलख्त नुमाया कमी हुई और फिर वो आहिस्ता होते होते रुक गई। खबरदार, हाथ उठा दो। दूसरे लम्हे 8-10 मुस्लिम अफराद उनकी लांच में कूद आए और तनवीर, यार्की और माइकल ने हाथ उठा दिए। इनका असला समेट लो और नीचे देखो कोई आदमी तो नहीं है, लंबे तड़ंगे आदमी ने चीखते हुए अपने साथियों से कहा और उनमें से 4 तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चले गए। इनकी लांच को एक लांच के साथ हुक कर दिया गया और फिर उनकी लांच दूसरी लांच से बनती तेजी से जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। नीचे कोई आदमी नहीं है बॉस,
चंद लम्हों बाद नीचे उतरने वाले मुसल्लह अफराद ने ऊपर आकर कहा और इस लंबे तड़ंगे आदमी ने सर हिला दिया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया था। लॉन्च थोड़ी देर बाद जजीरे के साहिल तक पहुंच गई। नीचे उतरो, उस आदमी ने मशीन गन की नाल से उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया और वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए नीचे उतर आए। 10 मुसल्लह अफराद उन्हें मशीन गनों के घेरे में लेकर आगे बढ़ने लगे, जबकि बाकी अफराद वहीं रुक गए थे। ये जजीरा भी घने दरख्तों से भरा हुआ था। कुछ आगे जाने के बाद पहले जजीरे की तरह एक बड़ा सा चौबी केबन नज़र आने लगा और फिर उन्हें इस केबन के अंदर ले जाया गया। 10 मुसल्लह अफराद उनके साथ थे। वहाँ चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं और फिर इस लंबे तड़ंगे आदमी के हुक्म पर उन्हें इन कुर्सियों पर बिठाकर उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए और फिर वो सब सिवाय उस लंबे तड़ंगे आदमी के तेज़ी से मुड़कर केबन से बाहर निकल गए। मैं यार्की डेविक हूँ। यार्की ने पहली बार ज़बान खोली। हमें मालूम है, खामोश रहो, उस लंबे आदमी ने इंतहाई सख्त लहजे में उसे झिड़कते हुए कहा और यार्की होंठ चबाकर खामोश हो गई। उन्हें इस तरह बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे कि केबन के दरवाजे से एक खूबसूरत औरत जिसका खूबसूरत लिबास था, कंधे से मशीन गन लटकी हुई थी और वो रंगत और खदोखाल के लिहाज से यूनानी लगती थी। तो तुम लोग हो जिन्होंने रविंडो को कत्ल कर दिया है, औरत ने करीब आकर बड़े गौर से इन तीनों को देखते हुए कहा। उसका अंदाज बेहद सर्द था। रविंडो चैलेंज हार कर मरा है, तनवीर ने यकलख्त बोलते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? रविंडो चैलेंज हार गया है? औरत तनवीर की बात सुनकर इस अंदाज में बोली जैसे उसे मरकर भी उस बात का यकीन न आ सकता हो। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, लेकिन चैलेंज हारने के बाद उसने बेईमानी करने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि उसे अपने सारे साथियों समेत जान से हाथ धोने पड़े। तनवीर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। है तो तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम रविंडो से ज़्यादा ताकतवर हो? हालांकि रविंडो बजाते खुद कम अज़ कम 50 आदमियों से ज़्यादा ताकतवर था। तुमने यकीनन चालाकी से उसे मारा होगा। और सुन लो कि मैं रविंडो की नायब मादाम राकली हूँ। रविंडो की मौत के बाद अब इस ग्रुप की क़यादत मेरे पास आ गई है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी और मौत की मालिक हूँ। इस औरत से तुम शदीद गलतफहमी में मुब्तला हो मादाम राकली। मौत ज़िंदगी का मालिक खुदा है, तुम नहीं। और ये भी सुन लो कि जल्द ही तुम्हें अमली तौर पर भी मालूम हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या तुम। वैसे क्या तुम ये बात बताना पसंद करोगी कि तुम्हें रविंडो की मौत के बारे में कैसे इल्म हुआ? तनवीर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दुश्मनों की बजाय दोस्तों की महफिल में बैठा गपशप कर रहा हो, जबकि यार्की और माइकल दोनों के चेहरे मौत के खौफ से धुआं धुआं हो रहे थे। हमारे पास इंतहाई जदीद साइंसी आलात मौजूद हैं। रविंडो को इन आलात की मदद से यहीं बैठे चेक किया गया और फिर पूरे जजीरे पर लाशें ही पड़ी नजर आईं, लेकिन तुम इस वक्त तक वहां से रवाना हो चुके थे, वरना शायद हम तुम्हारा वहीं खात्मा कर देते। लेकिन मैं समझती हूँ कि यह अच्छा हुआ, इस तरह तुम्हारी मौत आसान होती, जिससे मुझे सारी उम्र अफसोस रहता। और अब मैंने तुम्हारे लिए ऐसी मौत तजवीज़ की है कि रविंडो की रूह यकीनन मुतमईन हो जाएगी, मादाम राकली ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। देखो मादाम राकली, मेरी बात सुनो। हमें ना रविंडो से कोई दुश्मनी थी और ना तुमसे। मैंने रविंडो को भी यही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मोटे दिमाग में कोई बात ही ना आ रही थी, इसलिए वो मारा गया। लेकिन तुम मुझे उसकी निस्बत कुछ अक्लमंद नज़र आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें खामोशी से आगे जाने दो। याद रखो, तुम्हारा ये पूरा ग्रुप लाशों की सूरत में इन जजीरों पर बिखरा नजर आएगा। तनवीर का लहजा यकलख्त बेहद सर्द हो गया। ओह, तुम इंतहाई अहमक आदमी हो जो इस हालत में मुझे धमकियां दे रहे हो, जबकि मेरे एक इशारे पर तुम्हारा जिस्म गोलियों से छिलनी हो सकता है, मादाम राकली ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में पैर पटकते हुए कहा। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है मादाम राकली, अब मानना ना मानना तुम्हारा काम है और अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मादाम राकली ने उसका मशवरा ना मानकर शदीद हमाकत का सबूत दिया हो। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के मुतल्लिक तफसील बता दूं। यहाँ इस जजीरे में एक काफ़ी बड़ी झील है, कुदरती झील। उसमें हमने इंतहाई खौफनाक और आदमखोर मछलियाँ पाल रखी हैं। ये मछलियाँ मज़े ले लेकर इंसान का गोश्त नोचती और खाती हैं और इंसान ऐसी मौत मरता है कि उसकी रूह भी सदियों तक बिलबिलाती रहती है।
میں نے تمہیں اور اس آدمی کے لیے یہی موت تجویز کی ہے، باقی رہی یہ لڑکی تو اسے ہم اس کے باپ ڈیوک کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے لمبی رقم وصول کریں گے، اور یہ بھی سن لو کہ تم دونوں کے ہاتھ اور پیر باندھ کر تمہیں اس جیل میں ڈالا جائے گا۔ مادام راکلی نے اس طرح مزے لے کر تفصیل بتانی شروع کر دی جیسے وہ اس تصور سے ہی لطف لے رہی ہو جب یہ خوفناک آدم خور مچھلیاں تنویر اور مائیکل کا گوشت نوچیں گی، اور تنویر سمجھ گیا کہ عورت فطری طور پر انتہائی اذیت پسند واقع ہوئی ہے۔ ان مچھلیوں کی کتنی تعداد ہے اس جھیل میں؟ تنویر نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو مادام راکلی بری طرح چونک پڑی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مادام راکلی کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ اس کا شاید خیال تھا کہ اس خوفناک موت کی تفصیل سنتے ہی تنویر رحم رحم پکارنا شروع کر دے گا، لیکن تنویر اس طرح مچھلیوں کی تعداد پوچھ رہا تھا جیسے اس نے ان مچھلیوں پر ریسرچ کرنی ہو۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اندازہ کر سکوں کہ تم سب کا گوشت کھانے کے لیے مچھلیوں کی مطلوبہ تعداد موجود ہے یا تمہاری لاش کو گدھ نوچیں گے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، تم یا تو حد سے زیادہ احمق آدمی ہو یا پھر واقعی تم دنیا کے سب سے بے خوف آدمی ہو، ورنہ اس موت کا تصور کرتے ہی بڑے بڑے بہادر بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ مادام راکلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے جیسے بہادر ہوتے ہوں گے، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے لے چلو جھیل پر، میں دیکھتی ہوں اس کی بے خوفی کیسے قائم رہتی ہے، اور سنو، اگر یہ ذرا بھی غلط حرکت کرے تو گولیوں سے بھون ڈالنا، مادام راکلی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ مادام راکلی نے کیبن میں موجود مسلح افراد سے کہا، کیا صرف اسے لے جا؟ اس لمبے تڑنگے آدمی نے جو تقریباً تنویر کے سر پر کھڑا تھا پوچھا۔ نہیں، تینوں کو لے چلو، پہلے اس کو جھیل میں دھکا دو، پھر اس کے ساتھی کو، یہ تیسری فی الحال ان کا تماشا دیکھے گی، مادام راکلی نے جواب دیا۔ چلو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تم تینوں، اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، اور سب سے پہلے تنویر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بعد مائیکل اور آخر میں یارکی اٹھی۔ مائیکل کا چہرہ اس طرح زرد ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور پھر ان تینوں کو مشین گنوں کے پیرے میں ایک طرف لے جایا جانے لگا۔ تنویر بڑے اطمینان سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا چل رہا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جزیرے کے محل وقوع کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک کافی بڑی جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی جھیل میں سے خوفناک مچھلیوں نے اس طرح اچھلنا شروع کر دیا جیسے کسی بھوکے کو من بھاتا شکار نظر آ گیا ہو۔ ان کی تعداد واقعی سینکڑوں پر مشتمل تھی، ان کی شکلیں بے حد کری اور باہر کو نکلے ہوئے باریک باریک دانت بے حد خوفناک نظر آ رہے تھے۔ وہ واقعی مچھلیوں کی کوئی نئی قسم تھی۔ تنویر، مائیکل اور یارکی کو جھیل کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ دیکھ لیا تم نے مچھلیاں کیسے تمہارے استقبال کے لیے اچھل رہی ہیں، مادام راکلی نے آگے بڑھ کر بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اب تنویر کی پشت جھیل کی طرف تھی اور اس کا منہ مادام راکلی اور اس کے آدمیوں کی طرف تھا۔ وہ سب تعداد میں 50 کے قریب تھے اور ان سب کے پاس مشین گنیں تھیں، لیکن ان میں سے صرف 10 افراد کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جبکہ باقی افراد نے مشین گنیں اپنے کانتوں سے لٹکائی ہوئی تھیں۔ اپنے خوبصورت شکار کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یک لخت اس طرح اچھلا جیسے بجلی چمکتی ہے، اور پلک جھپکنے میں وہ مادام راکلی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے تیزی سے گھوما، اور دوسرے لمحے مادام راکلی اس کے بازوؤں میں دبی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی جبکہ تنویر کی اسی طرح جھیل کی طرف پشت تھی۔ خبردار، اگر کسی نے فائرنگ کی تو میں اپنے ساتھ اس کو بھی لے کر جھیل میں کود جاؤں گا، تنویر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے مادام راکلی کے آدمی کو جیسے ہوش آ گیا۔ انہوں نے جلدی سے مشین گنیں سیدھی کی ہی تھیں کہ تنویر تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ رک جاؤ، مت فائر کرو، مادام راکلی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے ہونٹ پینچ لیے، کیونکہ فائرنگ کا نتیجہ بھی اس سے مختلف نہ نکلتا کہ مادام راکلی بہرحال ہلاک ہو جاتی، اور اگر تنویر مادام راکلی کو لے کر اسی طرح پیچھے ہٹتا ہوا جھیل میں جا گرتا تب بھی خوفناک مچھلیاں ان دونوں کو کھا جاتی۔ دیکھو مادام راکلی، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ریونڈو واقعی چیلنج میں شکست کھا کر مارا گیا تھا، اس لیے فوراً فیصلہ کر لو، میں نے تو بہرحال مرنا ہی ہے، لیکن میں تمہیں بھی ساتھ لے مروں گا، تنویر نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ہمارے دشمن نہیں ہو،
तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ न कहूँगी, मादाम राकली ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। पहले उसने तनवीर के बाजुओं से निकलने के लिए लाशऊरी कोशिश की थी, लेकिन निकलना तो एक तरफ, वो तनवीर के फौलादी बाजुओं में तड़प भी न सकी थी। मादाम, इस लंबे तड़ंगे आदमी ने होंठ भींचते हुए कुछ कहना चाहा। खबरदार मार्टी, तुम सब ने मेरा हुक्म मानने का हल्फ लिया हुआ है, इसलिए मैं बेहतर फैसला कर सकती हूँ क्या ठीक है और क्या गलत। मादाम राकली शायद उस आदमी का मतलब उसके बोलने से पहले ही समझ गई थी। ठीक है मादाम, जैसे आपका हुक्म, मार्टी ने उसी तरह होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हारे आदमी हथियार अपने कांधों से लटका लें और माइकल और यार्की के हाथ खोलकर इन दोनों के हाथों में एक एक मशीन गन दे दो, और मैं उसी तरह तुम्हें लिए हुए लॉन्च पर जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारी एक खाली लॉन्च हमारे साथ जाएगी। जब हम महफूज जगह पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हें इस खाली लॉन्च पर वापस भेज देंगे। वैसे अपने इत्मीनान के लिए तुम बेशक खाली हाथ 2 आदमियों को साथ ले सकती हो, तनवीर ने फौरन ही कहा। जैसे ही ये कह रहा है वैसे ही करो, वाकई हम खामखा उलझ रहे थे। मार्टी, तुम और जैगर मेरे साथ जाओगे, मादाम ने फौरन ही चीखते हुए कहा, और फिर उसके हुक्म की तामील शुरू हो गई। माइकल और यार्की दोनों के न सिर्फ हाथ खोल दिए गए बल्कि उन्हें एक एक मशीन गन भी दे दी गई, और उसके बाद वो दोनों मशीन गनें उठाए तनवीर और मादाम राकली के आगे पीछे चलते हुए उस तरफ को बढ़ने लगे जहां उनकी लॉन्च मौजूद थी। बाकी अफराद होंठ काटते हुए इस तरह साथ जा रहे थे जैसे जुलूस जा रहा हो। मादाम राकली उसी तरह तनवीर के सीने से लगी हुई थी, जबकि यार्की 2 कदम आगे चल रही थी और माइकल तनवीर की पुश्त से पुश्त मिलाए उल्टे कदम उठाता चल रहा था ताकि अकब से तनवीर को गोली न मारी जा सके। थोड़ी देर बाद वो किनारे पर पहुंच गए और तनवीर मादाम राकली समेत तेजी से अपनी लॉन्च पर सवार हो गया। माइकल, यहाँ मौजूद तमाम लॉन्चों के स्टार्टिंग स्विच खोलकर समुद्र में फेंक दो। सिर्फ एक लॉन्च रहने देना जो साथ जाएगी, ताकि ये हमारा फौरी तौर पर ताक़ुब न कर सकें, तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा, और माइकल ने जल्दी से एक एक लॉन्च पर जाकर उसके स्टार्टिंग स्विच खोल कर समुद्र में फेंकने शुरू कर दिए। वो एक झटके से स्विच राड खींचता और फिर उसे समुद्र में उछाल देता। वहाँ 20 के करीब लॉन्चें थीं और माइकल ने थोड़ी देर में 19 लॉन्चों को बेकार कर दिया। 50 मुसल्ह अफराद साहिल पर बेबस खड़े ये तमाशा देख रहे थे। उन सब के चेहरे बिगड़े हुए थे, लेकिन वो अपने हल्फ की वजह से मजबूर थे। उन्हें मालूम था कि हल्फ तोड़ने का नतीजा मौत के सिवा और ना निकल सकता था, क्योंकि जराइम पेशा लोग अपने हल्फ की पासदारी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखते हैं। माइकल ने सही लॉन्च को अपनी लॉन्च के पीछे हुक किया और फिर अपनी लॉन्च चला दी। वो दोनों आदमी दूसरी लॉन्च में बैठे हुए थे और यार्की ने मशीन गन का रुख उन दोनों की तरफ किया हुआ था, जबकि लॉन्च के साहिल से कुछ दूर हटते ही तनवीर ने इस तरह मादाम राकली को एक कुर्सी की तरफ धकेल दिया जैसे उसने इंतहाई मकरूह चीज़ को मजबूरन बाजुओं में ले रखा था। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार उभर आए थे। तुम मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुमने वाकई रवेंडो को शिकस्त दे दी होगी, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने हाथों पर बंधी हुई रस्सियाँ कैसे खोल लीं? मादाम राकली ने होंठ चबाते हुए पूछा। तुम्हारे आदमी इस मामले में बेहद अनाड़ी हैं। ऐसी गांठ तो एक बच्चा भी आसानी से खोल सकता था। मुझे सिर्फ मौका चाहिए था और झील की तरफ जैसे ही मेरी पुश्त हुई मैंने एक लम्हे में गांठ खोल ली, तनवीर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अब लॉन्च जजीरे से काफ़ी दूर आ चुकी थी। ओके माइकल, अब लॉन्च रोक दो। और सुनो मादाम राकली, अब अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो वाकई तुम सबकी लाशें मछलियाँ खाएंगी, तनवीर ने कहा, और माइकल ने लॉन्च की रफ्तार आहिस्ता करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद लॉन्च रुक गई। जाओ मादाम अपनी लॉन्च पर, तनवीर ने कहा, और मादाम जल्दी से उठकर अपनी लॉन्च की तरफ बढ़ गई। तनवीर और यार्की दोनों के हाथों में अब मशीन गनें मौजूद थीं, जबकि माइकल स्टीयरिंग पर खड़ा था। माइकल ने दूसरी लॉन्च का हुक खोल दिया था और फिर जैसे ही मादाम उस लॉन्च पर पहुंची, मार्टी ने लॉन्च का इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे लॉन्च तेज़ी से मुड़ी और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। माइकल, जल्दी से सारा असला वाटरप्रूफ थैलों में डालो और गोताखोरी के लिबास पहन लो। हमें फ़ौरन इस लॉन्च से उतरकर वापस जजीरे पर जाना होगा। जल्दी करो, हरी अप। लॉन्च के दूर होते ही तनवीर ने चीख कर कहा।
क्यों क्यों? यार्की और माइकल दोनों ने हैरान होते हुए कहा। ये अभी पूरी कुव्वत से हम पर टूट पड़ेंगे। इनके पास जदीद तरीन असला है। जल्दी करो, हरी अप। बादाम के जजीरे पर पहुंचने से पहले पहले हमें उस लॉन्च से दूर निकल जाना है, तनवीर ने कहा। और माइकल और यार्की दोनों बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गए और फिर चंद ही लम्हों में उन्होंने अपने साथ लाया हुआ असला मखसूस वाटर प्रूफ थैलों में पैक कर दिया। उसके बाद उन तीनों ने गोताखोरी का जदीद तरीन लिबास पहना और उसके बाद वो एक के बाद दीगरे समुद्र में उतरते गए। लॉन्च लहरों की रवानी के साथ साथ आगे बढ़ी जा रही थी। जजीरे की उस सिमत चलो जो इस हिस्से के अकबी तरफ है, जहां उनकी लांचें मौजूद थीं। तनवीर ने मुंह पर चढ़े हुए मखसूस कंटोप के अंदर लगे हुए ट्रांसमीटर पर कहा और फिर वो समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तैरते हुए जजीरे की तरफ बढ़ने लगे। थैले उन्होंने अपनी अपनी पुश्त पर लाद रखे थे, क्योंकि गोताखोरी के इस जदीद लिबास में ऑक्सीजन के सिलेंडर पुश्त पर लादने ना पड़ते थे, बल्कि शीशे के इस कंटोप के अंदर एक जदीद तरीन आला मौजूद था जो समुद्र के पानी से ऑक्सीजन अलहदा करके उन तक पहुंचा देता था। इस तरह वो तवील अरसे तक समुद्र के अंदर रह सकते थे, लेकिन बहरहाल उसकी भी एक हद मुकर्रर थी, क्योंकि उसके बाद उस पुर्जे की मखसूस बैटरी ख़त्म हो जाती थी जिसे तब्दील करना पड़ता था। वो पानी के अंदर तेज़ी से तैरते हुए जजीरे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि यकलख्त उन्हें सतह के ऊपर तेज़ रोशनी सी महसूस हुई और वो तीनों ही तेज़ी से सतह की तरफ आए। उन्होंने सिर्फ अपने सर ज़रा से सतह से बाहर निकाले थे और दूसरे लम्हे दूर अपनी लॉन्च के बिखरे हुए पुर्जे उन्हें समुद्र में तैरते दिखाई दिए। हर पुर्जा आग का शोला बना हुआ था और ये शोले काफ़ी वसी दायरे में फैले हुए सतह समुद्र पर जल रहे थे। बॉस, आपने वाकई सही सोचा था। अगर हम लॉन्च में होते तो हमारे जिस्म भी इस तरह पुर्जों में बिखरे जल रहे होते। तनवीर के कानों में माइकल की आवाज़ पड़ी। मैंने उस मादाम का ये फिक्रा सुन लिया था कि अगर हम पहले जजीरे से रवाना ना हो चुके होते तो वो वहीं अपने जजीरे से हमें मार डालती, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो तीनों तेज़ी से समुद्र के अंदर तैरते हुए जजीरे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो जजीरे तक पहुंच गए, लेकिन वो घूमकर उस तरफ पहुंचे थे जिस तरफ वो आदमखोर मछलियों वाली झील थी। उस तरफ का साहिल सुनसान पड़ा हुआ था। वो तीनों जल्दी से ऊपर चढ़े और फिर तनवीर ने अपना लिबास उतार कर एक गार में छुपा दिया। यार्की और माइकल ने भी उसकी पैरवी की। मशीन गन और मिसाइल गन भी ले लो, जेबों में टास्क बम भी डाल दो और सुनो, तुम दोनों ने फैलकर दो सिमतों में किसी मुनासिब जगह पर छुप जाना है। मैं अकेला आगे जाऊंगा। अगर तुम्हारी तरफ लोग आए तो तुमने उनका खात्मा करना है, तनवीर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी स्कॉट ब्लोटन। मैं अपने हाथों से इस मादाम के सीने में गोलियां उतारना चाहती हूँ, यार्की ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। ओके, तुम जिद्दी हो और मुझे मालूम है कि तुम अपना फैसला ना बदलोगी। ठीक है, फिर हम तीनों आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। वो सब यकीनन उस केबन के आसपास होंगे और हो सकता है हमारी मौत का जश्न मना रहे हों, तनवीर ने कहा। और उसके बाद वो उस गार से निकले और तेज़ी से ऊपर वाली सतह पर आ गए। उसके बाद वो तीनों जंगली खरगोशों के अंदाज में दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे कि अचानक तनवीर के अकब में मशीन गन तड़तड़ाई और उसके साथ ही एक तवील दर्द भरी इंसानी चीख सुनाई दी। और तनवीर बुखला कर पीछे मुड़ा ही था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे पूरा जजीरा मशीन गनों की फायरिंग से यकलख्त गूंज उठा हो। और इस मिशन में शायद वो पहली बार बुरी तरह बुखलाने पर मजबूर हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।